नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका बेहद ही खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर फोन इन लाइव और मैं हूं आपके साथ तनुप्रिया। दर्शकों, जैसा कि हम जानते हैं हमारा लाइफस्टाइल काफ़ी बदल गया है। हम कई दफ़ा अपने शारीरिक जानकारी को लेकर लापरवाह होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे शरीर के अंदर कई तरह के परिवर्तन आते हैं और हम उसे अनदेखा कर देते हैं। लाइफस्टाइल में व्यस्तता के कारण हम उस पर ध्यान नहीं दे पाते, जिसके कारण हमारे शरीर के अंदर कई तरह की बीमारियां पनप जाती हैं। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। आज का हमारा विषय है कि यूरिनरी संबंधित क्या कुछ समस्याएं आती हैं और क्या कुछ हो उस पर उसके निदान, इसको लेकर हम चर्चा करेंगे। और इस पर अधिक जानकारी देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं, जिनका मैं परिचय आपसे करवा दूं। आप हैं डॉक्टर राहुल जनक, जो कि कंसल्टेंट यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के हैं, साथ ही किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन भी हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार तनुप्रिया जी, आपको मुझे इस कार्यक्रम में बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सभी का धन्यवाद देता हूं और मैं आपके दर्शकों का अभिनंदन करता हूं। तो दर्शकों, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे यह कार्यक्रम फ़ोन इन लाइव है। अगर आपका कोई सवाल होता है इस संबंध में, यानी कि यूरिनरी यानी कि मूत्र संबंधित समस्या को लेकर के कोई भी आपके प्रश्न है, तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-3456-171। ये टोल फ्री नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर भी समय समय पर फ्लैश होगा। और साथ में दर्शकों, आपको ये भी बता दूं कि अगर आपके कोई सवाल है तो उसे संक्षिप्त में रखें, और जब सवाल पूछ रहे हो तो अपनी टीवी के वॉल्यूम को ज़रूर कम कर दें, ताकि हम आपके सवाल को बेहतर ढंग से समझ पाएँ और डॉक्टर साहब उसका जवाब दें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे लाइफस्टाइल में काफ़ी बदलाव आया है। यूरिनरी संबंधित कई तरह की समस्या लोगों में होती हैं। लोगों में कह सकते हैं जानकारी की कमी होती है, और कई दफ़ा ये भी कहा जा सकता है कि लोग अपने इस तरह की बीमारी को लेकर कहने में शर्माते हों, उन्हें बोलने में हिचकिचाहट होती है। किस तरह की ये इसमें समस्या होती है, खासतौर पर मूत्र संबंधित क्या कुछ समस्या इससे रिलेट करती है? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा और बिल्कुल सही बात है कि लाइफस्टाइल में चेंजेस आने की वजह से बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं लोगों को जी। खास करके डायबिटीज़ हो रहा है, हाइपरटेंशन हो रहा है, और कुछ हद तक ये बीमारियां आपके यूरिनरी सिस्टम को भी अफेक्ट करती हैं। और जो मूत्र संबंधित बीमारियां हैं वो अलग अलग एज में हो सकती हैं। बच्चों को भी हो सकती हैं, बड़ों को भी हो सकती हैं, और महिला को हो सकती हैं, पुरुष को हो सकती हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि हर वर्ग में यह बीमारी देखने को मिलती है। यहाँ पर एक कॉलर का फ़ोन आया है, मैं वो पहले ले लेती हूँ। हेलो। हाँ, नमस्कार सर, कहाँ से बोल रहे हैं आप? हम बोल रहे हैं जहानाबाद जिला। जी, नाम बताइए अपना। नाम चंदेश्वर सिंह। जी सर, सवाल पूछिए अपना। तो कहे ना कि पेशाब हमको बड़ी जल्दी जल्दी होता है। सर, आप अपना उम्र भी बताइएगा। उम्र 74 बरस। 74 वर्ष के हैं। मैं इनको बताना चाहूँगा कि चूँकि 74 वर्ष के हैं, उम्र हो गई है, तो इस उम्र में पेशाब से जो सबसे ज़्यादा संबंधित पुरुषों में खास करके जो प्रॉब्लम होती है वो प्रोस्टेट संबंधित होती है। प्रोस्टेट एक ग्रंथि होती है जो पुरुषों में पाई जाती है, और उसको हिंदी में गुदूद कहते हैं, अंग्रेजी में प्रोस्टेट कहते हैं। इस उम्र में, उम्र के साथ साथ प्रोस्टेट बढ़ता है, कुछ लोगों में ज़्यादा बढ़ जाता है, और प्रोस्टेट के बढ़ने के कारण प्रोस्टेट जो है पेशाब के रास्ते को थोड़ा संकीर्ण कर देता है, और इसलिए पेशाब करने में दिक्कत हो सकती है, और पेशाब इकट्ठा भी हो सकता है पेशाब के थैले में, जिसकी वजह से उसमें इन्फेक्शन भी हो सकता है। जो बार बार ये पेशाब करने जा रहे हैं उसका एक कारण हो सकता है कि प्रोस्टेट बड़ा हो गया हो। कुछ ये भी है कि कुछ लोग ज़रूरत से ज़्यादा पानी पीते हैं, क्योंकि आजकल टीवी में चलता है खूब पानी पियो, खूब पानी पियो। तो नॉर्मली 3 लीटर की जगह लोग 6 लीटर पानी पी रहे हैं। तो कभी कभार बहुत ज़्यादा पानी पीने से भी बार बार पेशाब लगती है। तो ये देखना पड़ता है कि इनको किस कारण से पेशाब की समस्या है। कभी कभार डायबिटीज़ वगैरह भी होता है, उसमें भी पेशाब ज़्यादा जाते हैं लोग। तो एक ओवरऑल एक जांच करा करके और फिर उसको देखना पड़ेगा कि इनको क्या समस्या है, और फिर उस हिसाब से उसका निदान बताया जा सकता है। डॉक्टर साहब, यहाँ पे आपने पानी पीने की बात कही। हर वर्ग में क्या पानी पीने की मात्रा अलग अलग होनी चाहिए? वयस्क हो या बच्चे हों, बुजुर्ग, कैसे पता किया जाए कि किस व्यक्ति को कितना पानी पीना चाहिए, उम्र के हिसाब से, वर्ग के हिसाब से? कहते हैं कि आपको इतना पानी पीना चाहिए कि आपका जो यूरिन, जो 24 घंटे में जो आप यूरिन पास करते हैं, फॉर अडल्ट की मैं बात कर रहा हूँ, तो आप 2 से 2.5 लीटर यूरिन पास करें। अब ये डिपेंड करता है, अगर आप एयर कंडीशनिंग एनवायरनमेंट में रह रहे हैं तो हो सकता है आप 3, सवा 3, 3.5 लीटर में ही आपका काम चल जाए। आप खेतिहर हैं, आप किसान हैं, आप खेत में काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है, तो हो सकता है आपको 4 लीटर पीना पड़े, 5 लीटर पीना पड़े। लेकिन पॉइंट ये है कि आप इतना पानी पिएं कि करीबन 2.5 लीटर, 24 घंटे में 2.5 लीटर यूरिन हो, और यूरिन का रंग बिल्कुल पानी की तरह साफ़ हो।
और उसमें कोई जलन वगैरह नहीं हो। तो अगर आप उतना पी रहे हैं तो आप ठीक पी रहे हैं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, यहाँ पे मैं लक्षणों की बात करूंगी कि मूत्र संबंधित जो समस्या आती है, क्या कुछ उसके लक्षण देखने को मिलते हैं जिससे पता लगे कि ये संबंधित है, मतलब ये रिलेटेड है, यहाँ पे समस्या आ रही है? जैसे अब जो अभी जिन्होंने फ़ोन किया था उन्होंने जी। कहा कि उनकी उम्र 75 साल है। तो इस उम्र में सबसे ज़्यादा जो मैंने बोला भी कि प्रोस्टेट की प्रॉब्लम होती है, लेकिन आपको पेशेंट से उसकी पूरी हिस्ट्री लेनी होती है कि पहले उसका कोई सर्जरी तो नहीं हुई है, जी। उसको और कोई बीमारी तो नहीं है, डायबिटीज़ हो सकता है। उसके बाद फिर जब आप उसकी प्रॉपर हिस्ट्री ले लेते हैं कि कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कभी कभार पेशाब की नली सिकुड़ जाती है, जी। उस वजह से भी जो है पेशाब करने में दिक्कत हो सकती है और बार बार पेशाब लग सकता है। तो पहले सबसे ज़रूरी है कि आप प्रॉपर हिस्ट्री लें, पेशेंट से उससे पूछें पूरा डिटेल में कि भाई तुमको कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी, तुमने कोई इलाज तो नहीं कराया, तुम्हें और कोई बीमारी तो नहीं है। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप होता है कि आप उसको कुछ जांच लिखते हैं और उसकी जांच खुद करते हैं। आप उसका चेकअप करते हैं, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है, और उस आधार पे फिर जो आप हिस्ट्री लेते हैं और जो आपने जांच किया है अपने उसका पेशेंट का, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है कि आप कुछ जो अभी तक आपके दिमाग में एक पिक्चर बनती है उस हिसाब से आप कुछ जांचें ऑर्डर करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, और जब वो जांच हो जाती है तब आप एक बेटर पोजीशन में होते हैं पेशेंट को बताने को कि उसको क्या प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर जब जांच की रिपोर्ट आती है, अगर उसमें कुछ कमी होती है तो एक दो जांच और करवाते हैं। तो ये एक सीक्वेंस है और उसके बाद फिर एक फाइनल डायग्नोसिस बनती है कि हाँ आपको ये समस्या है और इसका फिर ये निदान है। अगर प्रोस्टेट बड़ा है, बाकी सब कुछ ठीक है, प्रोस्टेट की वजह से ही पेशाब रुक रहा है, तो फिर उसके लिए मेडिकल थेरेपी है, और नहीं तो फिर सर्जरी करनी पड़ती है। बिल्कुल, तो कह सकते हैं उपाय ज़रूर है। मैं दर्शकों को एक बार यहाँ पे फिर से बता दूं कि हमारा यह कार्यक्रम फ़ोन इन लाइव है। अगर आपकी कोई समस्या है तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-3456171। डॉक्टर साहब, आपने बताया कि इसका इलाज तो संभव है। जो गंभीर लक्षण की बात करें, जिसमें कहा जाता है कि ब्लड आना यूरिन पास होते वक्त, माफ़ कीजिएगा मैं ये सवाल पे फिर आऊँगी। हमारे एक कॉलर फ़ोन लाइन से जुड़ चुके हैं, पहले वो प्रश्न ले लेते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार सर, कहाँ से बोल रहे हैं आप? वैशाली के पातेपुर क्षेत्र से बोल रहा हूँ। जी सर, अपना उम्र बताइए और क्या है आपके सवाल? 80 वर्ष मेरी है जी। और पेशाब की समस्या है। जी। किस पेशाब तरीके की का ये समस्या है? पेशाब की, मूत्र रोग की। जी। वो पेशाब बार बार आता है और पेशाब जब आता है तो अभी बैठे हुए हैं, मालूम हुआ अब पेशाब के लिए जो निकलेंगे तो रास्ते में ही बूंद टपक जाता है, यही समस्या है। जी डॉक्टर साहब, उम्र 80 है इनकी। हाँ, जब आप 80 वर्ष के बुज़ुर्ग हैं, इनको पेशाब की समस्या है और जल्दी जल्दी लगता है, और कभी कभी इनको लगता है कि अगर नहीं रोक पाए तो पहले ही हो जाएगा, तो ये कॉमन है, ये प्रोस्टेट रिलेटेड भी होता है। और इसके लिए ज़रूरी है, जैसा कि मैंने पहले कहा था, कि प्रॉपर हिस्ट्री लेने की ज़रूरत है कि इनको क्या समस्या है, इनकी जांच होनी चाहिए प्रॉपर, जी। और जांच होने के बाद फिर दवा देते हैं हम लोग, इन्वेस्टिगेट कराने के बाद कुछ, और उसके बाद अगर दवा से इनका काम चल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर लगता है कि प्रोस्टेट का साइज़ बहुत बड़ा है या दवा से इनको लाभ नहीं मिल रहा है, तो अगर ये ऑपरेशन के लायक हैं और अगर हमें ये लगता है कि हाँ ऑपरेशन करने से इनका फ़ायदा होगा, तो फिर हम रिकमेंड करते हैं कि आप सर्जरी करवा सकते हैं। बिल्कुल, तो ट्रीटमेंट ज़रूर उपलब्ध है। डॉक्टर साहब, हम गंभीर लक्षणों की बात कर रहे थे। कई दफ़ा देखा जाता है, कई मरीज़ भी आपके पास आते होंगे कहने के लिए कि यूरिन में ब्लड आने का, ये सब सिम्टम्स, जलन होने का, और क्या कुछ लक्षण गंभीर तौर पर देखे जाते हैं, और कितने अंतराल पे या फिर किस वर्ग में, कह सकते हैं एज ग्रुप में, ये ज़्यादा देखने को मिलते हैं इस तरीके के? जहाँ तक पेशाब में ब्लड आने का कारण है, वो किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है। जी। एक कारण जो पेशाब में ब्लड आने का है वो है आपका ब्लैडर में स्टोन हो सकता है या इवन किडनी में स्टोन हो सकता है, उसकी वजह से इन्फेक्शन हो सकता है और उसकी वजह से भी ब्लड आ सकता है यूरिन में। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है ब्लड आने का, वो है ब्लैडर ट्यूमर का होना, पेशाब के थैले में गांठ हो गया, और कैंसर भी हो सकता है, जहाँ तक है ज़्यादातर चांस है कि वो कैंसर होगा। और इसका सबसे बड़ा कारण है तंबाकू का सेवन किसी न किसी फॉर्म में। तो आम धारणा है कि सिगरेट पीने से लंग कैंसर होता है, लेकिन सिगरेट पीने से या तंबाकू खाने से या तंबाकू का सेवन करने से अलग अलग तरह से ब्लैडर कैंसर भी हो सकता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, मैं यहाँ आपको रोकना चाहूँगी, एक हमारे कॉलर का फ़ोन आया, फिर मैं इस सवाल पे आती हूँ। हेलो। हेलो। हेलो सर, कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी, हम तो मध्य प्रदेश सतना से बोल रहे हैं। जी सर। रहने वाले बिहार के हैं। जी सर, पूछिए अपना सवाल।
सवाल यह है मेरा कि जैसे अभी मेरी उम्र है 64 साल 64, जी सर। ठीक है, और बीपी डायबिटीज कुछ नहीं है, ठीक है, और योगा भी करता हूँ, मुंगेर योग विद्यालय का मैं प्रोडक्ट हूँ, लेकिन बार बार पेशाब लगता है। तो डॉक्टर साहब ने ऐसे अभी जैसे बताया कि प्रॉपर चेक करना पड़ेगा, प्रोसेस ग्रंथि बड़ी, तो इसके लिए किस डॉक्टर के पास संपर्क में जाना पड़ेगा? मतलब डॉक्टरों के कई प्रकार होते हैं, उसमें किस प्रकार के डॉक्टर के पास, ये मैं जानना चाहता हूँ। इनको जो है यूरोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, किडनी एवं मूत्र रोग विशेषज्ञ, यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, यू फॉर अम्ब्रेला, यूरोलॉजिस्ट, और हिंदी में जिसको कहते हैं गुर्दा एवं मूत्र रोग विशेषज्ञ, उनके पास इनको जाना चाहिए। वहाँ इनकी जांच होगी, और अगर वहाँ पे अगर अवेलेबल नहीं है यूरोलॉजिस्ट, तो ये जनरल फिजिशियन या जनरल सर्जन के पास भी जा सकते हैं, जो कि इनको देख करके आगे रेफ़र कर सकते हैं प्रॉपर डिपार्टमेंट में। और अगर यूरोलॉजिस्ट वहाँ मौजूद हैं तो फिर इनको यूरोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, जहाँ इनका प्रॉपर चेकअप होगा, और उसके बाद इनको आगे का रास्ता बताया जाएगा। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जैसे आप बता रहे थे अभी कि तंबाकू से सेवन करने से भी इस तरीके की समस्या बड़ी ज़्यादा हो जाती है। ऐसा ये भी कहा जाता है कि दर्शकों के लिए हमारे लिए खास मैसेज है कि तंबाकू का सेवन इसके लिए भी हानिकारक होता है हर तरीके से, और कैंसर का एक प्रमुख कारण भी कहा जाता है कि तंबाकू का सेवन। उसके अलावा क्या कुछ ऐसे कारण होते हैं जिससे शरीर पर इसका असर पड़ता है? तंबाकू का नहीं, तंबाकू का नहीं, मैंने पूछा कि किस तरीके के जैसे लक्षण की बात कर रहे थे, यंगस्टर में तंबाकू को देख करके ये कहा जा सकता है। इसके अलावा जैसा कि कहा जा रहा था कि पेशाब के रास्ते ब्लड आने का, इसके अलावा क्या कुछ लक्षण होते हैं? इन्फेक्शन हो सकता है, इन्फेक्शन है, बुखार आना, और या पता चला पीठ में पीछे की तरफ दर्द हो रहा है, तो वो एक इंडिकेशन है कि स्टोन डिजीज़ हो सकता है, किडनी स्टोन डिजीज़। जी। तो किडनी स्टोन डिजीज़ होने की वजह से भी किडनी में इन्फेक्शन हो सकता है, और वो भी एक कारण हो सकता है ब्लड में यूरिन आने का। तो किडनी स्टोन इन्फेक्शन हो सकता है, ट्यूमर हो सकता है किसी तरह का, चाहे किडनी में हो, चाहे यूरेटर में हो, चाहे पेशाब के थैले में हो। दूसरा कारण ये हो सकता है। सो ये 2-3 मेन कारण हैं जिसकी वजह से पेशाब में खून आता है। डॉक्टर साहब, आपने बताया कि किडनी में स्टोन हो जाना ये प्रमुख कारण है। ऑर्गन में अंदर क्या कुछ हो रहा है, इस पे शरीर पर क्या कुछ इसका असर दिखने लगता है जिसे समझा जाए कि किडनी पर ये असर पड़ रहा है? लक्षण क्या कुछ शरीर पर दिखने लगते हैं जिससे डॉक्टर के समझा जाए कि कंसल्ट लेने की जहाँ ज़रूरत तक है? स्टोन डिजीज़ की बात है, बहुत ज़्यादा लक्षण नहीं आते हैं। इसका सबसे प्रोमिनेंट लक्षण जो आता है वो आता है कि पेशेंट को पेन होता है, चाहे तो पीछे पीठ में रिब्स के नीचे पेन होगा, पसलियों के नीचे, या फिर और नीचे पेशाब के जगह पर, या फिर जिसको पेड़ू कहते हैं हिंदी में, नाभि के नीचे दर्द हो सकता है। दूसरा है बुखार भी आ सकता है, पेशाब में जलन हो सकती है, पेशाब करने में दिक्कत हो सकती है। तो ये सारे लक्षण हैं जो कि इंडिकेट करते हैं कि या तो पथरी की संभावना है या कोई और संभावना है, और अगर इस तरह के लक्षण है तो फिर पेशेंट को डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। बिल्कुल। तो यहाँ पे एक और कॉलर का फ़ोन आ गया, मैं वो ले लेती हूँ। हेलो। हाँ जी, हेलो। नमस्कार सर, कहाँ से बोल रहे हैं आप? कानपुर, उत्तर प्रदेश। पूछिए अपना सवाल सर। सर, यूरिन में मैडम एल्बुमिन जा रहा हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोटीन आ रहा, और सीरम क्रिएटिनिन ठीक है, यूरिक एसिड भी ठीक है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है यूरिन करने में। सिर्फ जांच कराई थी पीछे, तो एल्बुमिन आ रहा यूरिन में, प्रोटीन जा रहा मतलब। सर आप अपना उम्र भी बताइएगा। उम्र 50 साल। देखिए, जहाँ तक इनका है कि प्रोटीन, यूरिनरी प्रोटीन अगर लीक कर रहा है तो इसके लिए इनको नेफ्रोलॉजिस्ट को दिखाना पड़ेगा। जो फिजिशियन होते हैं, जो किडनी स्पेशलिस्ट होते हैं, फिजिशियन होते हैं जी। उनके पास इनको जाना पड़ेगा। वहाँ इनके कुछ टेस्ट होंगे जिसमें 24 आवर यूरिन कलेक्शन करते हैं, उसमें देखते हैं कितनी प्रोटीन की मात्रा है, और ज़रूरत होगा तो और कुछ एक आध टेस्ट कराएंगे, और उसके बाद फिर अगर कोई मेजर प्रॉब्लम होगी तो उसका इलाज किया जाएगा। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से दर्शकों को अपना जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर साहब, यहाँ बच्चों की भी मैं बात करना चाहूँगी। अक्सर कहा जाता है कि बच्चे जो कम उम्र के होते हैं वो बिस्तर गीला कर देते हैं। कब ये समझा जाए, कब तक ये उम्र में कि अब ये बदलना चाहिए? क्योंकि जनरली ऐसा होता है कि बच्चों में 5-6 वर्ष तक देखा जाता है कि बिस्तर गीला कर देते हैं। कंसल्ट कब डॉक्टर से किया जाए जब समझा जाए कि ये समस्या हो गई है? अब कई बच्चे होते हैं कि बढ़ती उम्र तक भी वो ऐसा करते हैं। नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस कहते हैं इसको इंग्लिश में, नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस, जो बच्चा रात में सोने के बाद पेशाब कर देता है। नॉर्मली 4-5 साल की उम्र तक ये सेटल कर जाता है जी। लेकिन अगर 9-10 साल की उम्र तक भी सेटल नहीं किया है तो फिर ये एक रीज़न है कि इनफैक्ट 5 साल के बाद भी आप दिखा सकते हैं। 5 साल के बाद भी आप दिखा सकते हैं। कंसल्ट तो आप कभी भी कर सकते हैं। यूजुअली 4 साल 5 साल के बाद 4 साल तक फिजियोलॉजिकल होता है। फिजियोलॉजिकल मीन्स कि ये नॉर्मल है, लेकिन उसके बाद फिर जो है एक प्रॉब्लम है और उसके लिए कंसल्ट करना चाहिए। उसके लिए पहले तो कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस बताए जाते हैं बच्चों को,
अगर उससे ठीक हो जाता है तो सही है, नहीं तो फिर हम लोग कुछ दवाएं देते हैं इसके लिए। बिल्कुल, तो दवा के साथ ये इलाज संभव है। डॉक्टर बिल्कुल। साहब, जेंडर स्पेसिफिक की बात की जाए तो मेल और फीमेल में जो यूरिनरी जो सिम्टम्स होते हैं, लक्षण, उसमें संबंधित जो समस्या आती है, उसके सिम्टम्स में क्या कुछ फ़र्क रहता है? देखिए, फीमेल्स की अगर बात करें तो फीमेल्स में एक चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन पाएंगे कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने की संभावना उनमें ज़्यादा है। उसका रीज़न ये है कि उनका पेशाब का रास्ता छोटा होता है, तो एक तो इन्फेक्शन ज़्यादा होता है। दूसरा है कि फ़ीमेल्स के साथ प्रॉब्लम क्या है, खास करके हम लोगों के सेटअप में, कि शौचालय हर जगह उपलब्ध नहीं है। पुरुष तो कहीं किनारे चले जाते हैं, लेकिन महिलाओं के लिए संभव नहीं होता है कि वो हर जगह यूरिन पास कर जी। सकें। उस वजह से भी वो पेशाब बहुत लंबा रोकती हैं और उससे भी कुछ समस्याएं हो जाती हैं। तो एक इन्फेक्शन भी अच्छा। दूसरी तीसरी बात ये भी है कि महिलाएं थोड़ा संकुचाती हैं अपनी बात को पब्लिक में रखने के लिए, या कुछ ऐसा सामाजिक माहौल हो सकता है कि नहीं बता पा रही हैं और डॉक्टर ईजिली अवेलेबल नहीं हो, तो उस वजह से उनमें सिम्टम्स होते हैं। दूसरा तो एक तो ये प्रॉब्लम है यूटीआई की, जिसमें कि बेसिकली पेशाब करने में दर्द होता है, जलन होता है, बुखार आ सकता है, ये सब प्रॉब्लम्स है। दूसरी प्रॉब्लम जो देखी जाती है महिलाओं में, जो यंग महिलाओं में होती है, कि कभी कभार डिलीवरी के बाद उनके पेशाब के रास्ते में और जो जनाना रास्ता है, जिसको अंग्रेजी में हम लोग वजाइना बोलते हैं, दोनों के बीच में एक सुराख हो जाता है, जिसकी वजह से यूरिन डॉक्टर लीक साहब, करती मैं है। आपसे फिर से इस सवाल पे आऊँगी। हमारे एक कॉलर फ़ोन लाइन से जुड़ चुके हैं, उनसे सवाल ले लेते हैं। हेलो, हाँ हेलो नमस्कार सर, कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी, दरभंगा से मैम। जी सर, पूछिए अपना सवाल। जी, हमको ठंडी में ना मैम बार बार रात में पेशाब हो जाता है, लगता रहता है। जी सर, अपना उम्र भी बताइए। जी 37 वर्ष। 37 वर्ष। अगर बार बार रात में ही पेशाब हो रहा है, दिन के टाइम नहीं हो रहा है, तो उसके लिए एक तो वाटर इनटेक मैनेजमेंट होता है। जी। वाटर इनटेक मैनेजमेंट का मतलब ये हुआ कि जब आप सुबह, मान लीजिए कि आप 6 बजे उठे, तो सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 6 बजे के बीच आप 2 से 2.5 लीटर पानी पिएँ। शाम को 6 बजे से, और मान लीजिए 10 बजे रात में सोने जा रहे हैं, 8 बजे उसके बाद सिर्फ आप आधे से 1 लीटर पानी पिएँ। सोने के 1 घंटा पहले पानी या कोई भी लिक्विड, जैसे कुछ लोग दूध पीने का शौक़ रखते हैं, उस तरह का बेड पे जाने के पहले लिक्विड अवॉइड करना चाहिए, ताकि जो है 1 घंटा पहले खाली रहे। तो पानी पीने को कोई मना नहीं कर रहा है, जो रिक्वायरमेंट है आपकी 2.5 से 3 लीटर, वो आप अपना 24 घंटे में आपने ले लिया, लेकिन उसका 75% आपने इवनिंग तक कंज्यूम कर लिया। केवल 25% आपने शाम से रात के लिए रखा, और सोने के 1 घंटा पहले आपको लिक्विड नहीं लेना है। अगर बहुत गला सूखे तो थोड़ा बहुत छोटे कप से आपको सिप ले लेना है, चुस्की ले लेनी है, और सोने के पहले यूरिन पास करके सोएं। तो इससे भी काफ़ी हद तक इस प्रॉब्लम का समाधान हो जाता है। और अगर इसके बावजूद भी नहीं हो रहा है तो फिर इनको किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। बिल्कुल, तो डॉक्टरी परामर्श लेना अंत में बहुत बहुत ज़रूरी ज़रूरी होता है। अगर गंभीर कोई समस्या है, बिल्कुल। इग्नोर करने से समस्या कह सकते हैं और बढ़ जाती है। डॉक्टर साहब, आप यूटीआई के बारे में बता रहे थे कि महिलाओं में खासतौर पर ये समस्या देखने को मिलती है। लक्षण के बारे में तो आप बताएं, क्या कुछ इसके ट्रीटमेंट होते हैं? यूटीआई का पहले, अगर कोई फीमेल है उसको यूटीआई हो रहा है, तो पहले तो उसको आकर के अपनी जांच करवानी चाहिए, क्योंकि किसी किसी को हो सकता है कि डायबिटीज़ हो, या पता नहीं हो कि उसको डायबिटीज़ है, तो ये भी एक कारण है कि यूटीआई हो रहा है। तो पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि यूटीआई क्यों हो रहा है। क्या यूरिन पास करने में कोई प्रॉब्लम है, यूरिन रुक जा रहा है ब्लैडर में, पूरा यूरिन खाली नहीं हो रहा है, तो ये सब जानना ज़रूरी है। तो उसके लिए जांच कराना आवश्यक है। जांच की रिपोर्ट आ जाती है, उसके बाद अगर हमें लगता है कि कोई बैकग्राउंड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन्फेक्शन इज़ दी ओनली रीज़न जिसकी वजह से ये हो रहा है, तो फिर मेडिसिन हम लोग देते हैं, एंटीबायोटिक्स देते हैं, सपोर्टिव मेडिकेशन देते हैं, और उससे ज़्यादातर महिलाओं में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। महिलाओं की बात कर रहे हैं तो एक समस्या और यहाँ पर सामने आती है इकोलाई की। इसको भी लेकर के महिलाओं में काफ़ी भ्रांति रहती है, सवाल भी होते हैं, कई बार बोलने से भी हिचकते हैं। ये समस्या क्या है और कैसे इससे बचा जा सकता है? ये समस्या कुछ नहीं है। इकोलाई भी एक ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया है, जिससे कि यूटीआई होता है। जी। तो जब वो कहती हैं कि हमको इकोलाई है, इसका मतलब है कि वो यूटीआई के बारे में बात कर रही हैं। तो अल्टीमेटली वही बात है कि रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो रहा है, और हो सकता है कि वो इकोलाई की वजह से हो रहा है, क्योंकि ये कॉमन ऑर्गेनिज्म है जिसकी वजह से ये इन्फेक्शन होता है। तो फिर उसका वही है कि उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए, यूरिन कल्चर होना चाहिए, और कल्चर स्पेसिफिक एंटीबायोटिक देना चाहिए। ये नहीं कि आप चले गए और बिना जाने फाने कुछ भी खा लिया एंटीबायोटिक। कल्चर स्पेसिफिक एंटीबायोटिक लेना होता है, और उसके बाद अगर ज़रूरत होती है तो हम रिपीट कल्चर करा के देखते हैं कि यूरिन इन्फेक्शन क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है। और साथ में एक यूरोफ्लो टेस्ट होता है, जिसमें एक मशीन होती है, उसमें कुछ नहीं करना है आपको, जैसे नॉर्मली घर में यूरिन पास करते हैं, आप उस मशीन पे यूरिन पास करते हैं, तो वो एक ग्राफ जनरेट करती है, और उस ग्राफ से एक आइडिया लग जाता है कि यूरिनरी फ्लो ठीक है कि नहीं है, उसमें कोई गड़बड़ है कि नहीं है। और भी तमाम टेस्ट हैं, ब्लड टेस्ट कराते हैं, अल्ट्रासाउंड कराते हैं, तो एक ओवरऑल एक पिक्चर मिल जाती है कि
इसकी प्रॉब्लम क्या हो सकती जी। है, और अगर उसमें कुछ नहीं निकलता है मेन सीरियस, तो फिर हम लोग एंटीबायोटिक और सपोर्टिव ड्रग्स देते हैं और उससे ज़्यादातर लोगों की ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। डॉक्टर साहब, मैं यहाँ पे ये भी पूछना चाहूँगी कि क्या ये जो समस्या होती है ठीक होने के बाद दोबारा हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है दोबारा। रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इसीलिए कहते हैं जब बार बार हो रहा है, तो उसके लिए वही है कि आप ट्रीटमेंट होता है और कुछ लोगों को लंबा एंटीबायोटिक पर रखना पड़ता है, जी। और साथ में अगर डायबिटीज़ है और दूसरी प्रॉब्लम्स है तो उनको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। यहाँ पे अगर हम मेल की बात करें तो एक समस्या और यहाँ सामने आती है मेल में, प्रोस्टेट जो कहते हैं, वो क्या होती है और क्या कुछ समस्या है, इसके लक्षण क्या और इलाज क्या कुछ होता है, वो भी देखिए, हमारे दर्शकों को बताएं। प्रोस्टेट एक मेल ग्लैंड है जो सिर्फ जी। पुरुषों में पाया जाता है, और उम्र के साथ ये थोड़ा बहुत बढ़ता है। जी। ठीक है, जब ये प्रोस्टेट बढ़ता है और ये पेशाब के रास्ते के दोनों तरफ होता है, ब्लैडर के ठीक नीचे, तो इसके वजह से क्या होता है कि जब वो उसका साइज़ बढ़ता है तो वो पेशाब के रास्ते को थोड़ा कंप्रेस करता है, तो पेशाब करने में दिक्कत होती है। अमूमन ये प्रॉब्लम स्टार्ट होती है 60 के आसपास, जी। और प्रोस्टेट साइज़ एक फैक्टर है, और भी फैक्टर्स हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, मैं यहाँ आपको रोकना चाहूँगी, मैं इस टॉपिक पे फिर से आती हूँ। हमारे एक कॉलर फ़ोन लाइन से जुड़ चुके हैं। हेलो हेलो। हेलो, नमस्कार सर, कहाँ से बोल रहे हैं आप? हम पटना पालीगंज। जी सर, पूछिए अपना सवाल। हमारा सवाल है कि पेशाब में जलन होता है। हम बोल रहे हैं पटना पालीगंज। जी सर। उम्र सवाल है कि पेशाब करते समय जलन होता है। अच्छा सर, आपका अपना उम्र बताइएगा। 64 साल उम्र है। 64 साल। अब फिर वही बात है कि जी। अब इनको पेशाब में जलन हो रही है, तो एक कारण हो सकता है कि जब पेशाब करते हो तो पूरी पेशाब बाहर नहीं निकल रही है, कुछ पेशाब अंदर ही रह जाती है। तो जब वाटर जब पेशाब एक जगह रुकता है, जैसे कि पानी स्टैग्नेट कर जाता है, फ्लो नहीं करता है, तो उसमें बैक्टीरिया पनपने लगते हैं। तो एक कारण ये भी हो सकता है कि अगर पेशाब में जलन है तो इन्फेक्शन हो सकता है, और इन्फेक्शन क्यों है उसके लिए फिर इनका इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी है, देखने के लिए कि पेशाब की धार कैसी है और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और फिर उस हिसाब से फिर उस प्रॉब्लम का हम लोग निदान करते हैं, और साथ में अगर वाकई में कोई इन्फेक्शन है तो उसके लिए फिर एंटीबायोटिक्स वगैरह देते हैं। बिल्कुल, तो एंटीबायोटिक के जरिए इलाज हो सकता है। डॉक्टर साहब, मेल में प्रोस्टेट के बारे में जानकारी दे रहे थे। मैं वही कह रहा था कि प्रोस्टेट उम्र के साथ बढ़ता है, लेकिन और भी फैक्टर्स हैं, जी। इसीलिए हम लोग उसको कहते हैं लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम्स। जी। ब्लैडर का भी एक उसमें है, क्योंकि नॉर्मली जब कोई व्यक्ति पेशाब करता है तो उसका ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करता है, और आगे दो स्फिंक्टर्स होते हैं, वाल्व, जिसको लेमैन वर्ड में समझ लीजिए। नॉर्मली वो बंद रहते हैं, लेकिन जब आदमी यूरिन पास करता है तो दोनों स्फिंक्टर्स खुल जाते हैं, और तब पेशाब होती है। किसी किसी में क्या होता है कि पेशाब का थैला थोड़ा शिथिल हो जाता है, तो पूरी यूरिन ठीक से निकलती नहीं है, तो इस वजह से यूरिन अंदर ही रहती है, इसलिए बार बार आदमी को पेशाब लगता है। तो प्रोस्टेट बड़ा होना एक कारण है, और दूसरा कारण हो सकता है उससे मिले जुले और भी कारण हो सकते हैं। तो इसलिए हम पेशेंट को पहले तो उसका प्रॉपर एग्जामिनेशन करते हैं, हिस्ट्री लेते हैं कि और क्या उसमें हुआ है पिछले कई वर्षों में, और कोई बीमारी तो नहीं है। पेशेंट की जांच कराते हैं, और अगर सब कुछ ठीक निकलता है तो हम उनको प्रोस्टेट के लिए कुछ दवाइयाँ देते हैं, और उन दवाओं से पेशाब करने में उनको समस्या का समाधान होता है, और साथ में प्रोस्टेट का साइज़ भी थोड़ा बहुत श्रिंक करता है। अगर उन दवाइयों से उनको फ़ायदा हो गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर फ़ायदा नहीं हो रहा है दवा देने के बावजूद, तो फिर सर्जिकल ऑप्शन उनको बताया जाता है। डॉक्टर साहब, यहाँ सर्जिकल ऑप्शन की आपने बात कही, कई बार लोग ऑपरेशन के नाम से डर जाते हैं। लोगों के मन में भ्रांति रहती है कि ऑपरेशन मानसिक तौर पर लगने लगता है कि बहुत खतरनाक चीज़ है। ऐसे में क्या सोचना चाहिए उन्हें, क्या मैसेज देना चाहेंगे उन्हें? देखिए, जहाँ तक प्रोस्टेट का सर्जरी है, काफ़ी आज की डेट में काफ़ी आसान हो गया है, इन द सेंस कि अब चीरा लगा करके हम लोग कोई सर्जरी नहीं करते, कोई इंसिजन नहीं देते हैं। पहले इंसिजन लगा करके प्रोस्टेट की सर्जरी की जाती थी, आजकल सब कुछ दूरबीन द्वारा होता है, और दूरबीन द्वारा होता है, और उसमें भी अलग अलग कैटेगरीज आ गई हैं। ठीक है, तो एक तो जो स्टैंडर्ड सर्जरी होती है उसको कहते हैं ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट, उसमें लूप से प्रोस्टेट के टिश्यू को रिसेक्ट किया जाता है। उसके भी ऊपर की चीज़ आ गई, आजकल लेज़र आ गया है, और लेज़र से ही प्रोस्टेट को इन्यूक्लिएट कर दिया जाता है, और उसके बाद उसके छोटे छोटे टुकड़े करके मॉर्सुलेट करके उसको निकाल दिया जाता है। तो आज की डेट में जहाँ तक है, प्रोस्टेट के लिए कोई ओपन सर्जरी नहीं हो रही है। आज की डेट में सारी सर्जरी दूरबीन विधि से होती है, और अमूमन पेशेंट को हम सेकेंड या थर्ड डे घर भेज देते हैं, जी। और दे आर फाइन रिटर्न। बिल्कुल, तो सर्जरी कह सकते हैं कि उतनी खतरनाक नहीं है, अब बहुत सारे विकल्प आ गए हैं।
बहुत सारे विकल्प भी आ गए हैं और सर्जरी करने के पहले हम मरीज़ की प्रॉपर फिटनेस कराते हैं, ये इंश्योर करने के लिए कि सर्जरी के दौरान या सर्जरी के बाद उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, और तभी हम उनको टेकअप करते हैं सर्जरी के लिए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, यहाँ पे मैं युवाओं की भी बात करूँगी। आजकल इस तरीके की समस्या युवाओं में भी देखने को मिलती है, जो वयस्क हैं उनमें तो देखने को मिलती है, जो सीनियर सिटीज़न हो गए उनमें भी देखने को मिलती है। जैसे कि हमारे दर्शक का भी कॉल आ रहा है, अधिकतर सीनियर सिटीज़न ही कॉल कर रहे हैं। युवाओं में भी इस तरीके की समस्या अब ज़्यादा देखने को मिल गई है, या खान पान में बदलाव आया, लाइफस्टाइल, और आजकल स्मोकिंग ड्रिंकिंग, इसका भी क्या इस पर असर पड़ता है? स्मोकिंग की तो हमने बात की। जी सर। स्मोकिंग के तो लॉन्ग टर्म इफेक्ट है कि ब्लैडर ट्यूमर हो सकता है, और भी जी। दूसरे इफेक्ट्स हैं बॉडी पे। तो स्मोकिंग इज़ नॉट अ गुड थिंग, वन शुड नॉट स्मोक। अब खान पान का ये है कि आजकल जो लोग फास्ट फूड खा रहे हैं और फैटी डाइट ले रहे हैं, उसकी वजह से स्टोन की समस्या बढ़ गई है, किडनी स्टोन ज़्यादा बनने लगे हैं, तो ये एक प्रॉब्लम है। साथ में जो हाई कैलोरिक ड्रिंक्स लेते हैं, जैसे कि कोका कोला पी रहे हैं और दूसरी चीज़ें, मतलब मैं ब्रांड पे नहीं जा रहा हूँ, सॉफ्ट ड्रिंक कैसे बेवरेज काफ़ी मैटर करता है। हाँ, तो जब आप हाई कैलोरिक इंटेक लेते हैं। अच्छा, दूसरा क्या है कि काम की वजह से और दूसरे कारणों से आजकल एक्सरसाइज लोग कम कर रहे हैं, तो एक तरफ खाने की कैलोरिक इंटेक बढ़ गया है और उसका आउटपुट नहीं हो रहा है, तो इन सब वजहों से शरीर भी भारी हो रहा है, वजन बढ़ रहा है, और उसकी वजह से भी स्टोन फॉर्मेशन हो सकता है और यूरिन पास करने में दिक्कत हो सकती है, तो ये एक रीज़न हो सकता है। दूसरी, जो यंग पेशेंट्स में ज़्यादातर जो प्रॉब्लम होती है यूरिन नहीं पास करने की, एक बीमारी होती है जिसको हम कहते हैं स्ट्रिक्चर यूरेथ्रा। उसमें क्या होता है कि किसी कारण से पेशाब का रास्ता थोड़ा सिकुड़ जाता है, तो युवाओं में अगर जो यंग अडल्ट हैं उनमें अगर पेशाब करने की प्रॉब्लम है, तो इस पे हमारी एक निगाह रहती है कि कहीं स्ट्रिक्चर यूरेथ्रा तो नहीं है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, जाते जाते कि हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा मैसेज ये है दर्शकों के लिए कि अगर आपको कोई यूरिनरी रिलेटेड प्रॉब्लम या कोई और हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आपको डॉक्टरी परामर्श के बिना अपना सेल्फ ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए। आजकल क्या है कि गूगल पे देख लिया, दूसरे इंटरनेट पे देख लिया, अपना सेल्फ ट्रीटमेंट करने लगे, तो इसको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। अगर आपको कोई समस्या है तो आप डॉक्टर के पास जाएं, और दूसरा है कि जाएं और उसके बाद वो जो भी इन्वेस्टिगेशंस बताएं वो अपने सारे इन्वेस्टिगेशंस कराएं। कुछ लोग जाते हैं, दवा लिखवाते हैं, जांच लिखवाते हैं, लेकिन वो सीधा दवा पे आ जाते हैं, जांच नहीं करवाते हैं, तो उस समय तो पता नहीं चलता है क्या प्रॉब्लम है, बाद में फिर वो दोबारा आते हैं कि साहब हमें दिक्कत है। तो डॉक्टरी परामर्श को माने, फॉलो करें, और जो दवा दी जितने दिन की दी जाए उतने दिन की दवा का सेवन करें, तो उससे काफ़ी हद तक उनको अपनी प्रॉब्लम से निजात मिल जाएगी और वो स्वस्थ रहेंगे। बिल्कुल, तो कह सकते हैं लापरवाही बरतना खुद के लिए भी नुकसानदायक होगा, और किसी भी समस्या को छोटी नहीं समझनी चाहिए। डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, हमारे दर्शकों को बेहद ही खास जानकारी दी, महत्वपूर्ण जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके दर्शकों का भी। तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि कोई भी समस्या छोटी नहीं होती है। यूरिनरी अगर कोई आपकी समस्या है तो उसे छोटे ना समझिए, इग्नोर नहीं कीजिए, और जिस तरीके की समस्या उसे बोलने में हिचकिचाइए नहीं, शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर के पास जाएं, कंसल्ट लें, और जैसा कि डॉक्टर साहब कहते हैं वो फॉलो करने की ज़रूरत है। तो इस अंक में फ़िलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।